हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एएमजी कंपटीशन एकेडमी में। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 12th बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर कितने अंक का रहने वाला है। तो देखो, पहला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो ये हो जाएगा 5 नंबर का। अगला है मानव जनन, यह है 4 नंबर का। फिर है जनन स्वास्थ्य, यह है 2 नंबर का। उसके बाद है चौथा चैप्टर वंशागति विविधता के सिद्धांत, ये रहने वाला है 5 नंबर का। पांचवा है वंशागति की आणविक आधार, ये चैप्टर है 6 नंबर का। जैव विकास, ये हो जाएगा 3 नंबर का। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, 7वां चैप्टर हो जाएगा 6 नंबर का। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यह है 5 नंबर का। फिर है 9वां जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यह है 4 नंबर का। और 10वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी उपयोग, यह है 4 नंबर का। और 11वां चैप्टर है जीव और समष्टियां, यह है 4 नंबर का। और 12वां चैप्टर है पारितंत्र, यह है 5 नंबर का। और लास्ट एंड फाइनल जैव विविधता एवं संरक्षण, यह है 3 नंबर का। इस तरह आपके टोटल 56 नंबर हो रहे हैं। तो इन 56 नंबर में प्रत्येक चैप्टर कितने नंबर का, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि इस बार क्या है कि न्यू पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। तो प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो देखो, दिया हुआ है सबसे पहले विषमवर्ती कातु का उदाहरण है। विषमवर्ती कातु का उदाहरण पूछा है। तो देखो, ए प्राइमुला, बी प्रिमरोज, सी मटर, डी मक्का। तो विषमवर्ती कातु का मतलब क्या होता है? विषमवर्ती कातु का मतलब है कि वर्तिका या तो ज्यादा ही लंबी हो या फिर वर्तिका ज्यादा ही छोटी हो। तो इस प्रकार की स्थिति कहलाती है विषमवर्ती कातु। यदि वर्तिका ज्यादा लंबी होंगी तो उसमें इस प्रकार पुंकेसर छोटे होंगे, और यदि वर्तिका ज्यादा छोटी है और फिर यदि पुंकेसर ज्यादा लंबे हैं तो उसकी स्थिति ऐसी होगी। तो ये विषमवर्ती कातु का उदाहरण पूछा है। तो देखो, प्राइमुला, प्रिमरोज, मटर और मक्का। तो यहाँ पे प्राइमुला में नहीं होता है विषमवर्ती कातु, प्रिमरोज में होता है, मटर में नहीं होता है, मक्का में भी नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 3 लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं, 3 लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? तो देखिएगा, 3 बी दे रखा है 6, सी दे रखा है 9, डी दे रखा है 12 है। तो यहाँ पे एक लघु बीजाणु जो होता है वो एक लघु बीजाणु मातृकोशिका से जो बनते हैं वो बनते हैं 4। एक लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने लघु बीजाणु बनाती है? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो 3 से कितना हो जाएगा? 3 से हो जाएगा 12 लघु बीजाणु। ठीक है, तो 12 लघु बीजाणु बनेंगे। ओके, 3 लघु बीजाणु मातृकोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 12। अगला क्वेश्चन देखो, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है उन्मील तथा अनउन्मील दोनों प्रकार के पुष्प रखने वाले पौधे का उदाहरण है। उन्मील का मतलब होता है वे पुष्प जो खिलते हो, यानी कि जिनमें पुष्पन होता हो। अनउन्मील जो खिलते नहीं हैं बल्कि हमेशा बंद ही रहते हैं, इनमें पुष्पन नहीं होता है। तो उन्मील तथा अनउन्मील दोनों प्रकार के पुष्प रखने वाले पौधे का उदाहरण पूछा है। ऐसा पौधा कौन सा होगा? ए दे रखा है वेलिस्नेरिया, ये एक जलीय पादप है। बी दे रखा है हाइड्रिला, ये भी एक जलीय पादप है। कोमेलिना या कोमेलाइना, तो ये कोमेलिना या कोमेलाइना, इसी के अंदर उन्मील भी होता है, अनउन्मील भी होता है। दोनों प्रकार के पुष्प इसमें
पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोमेलिना या कोमेलाइना। अगला क्वेश्चन है, पराग एलर्जी का कारक नहीं है। पराग एलर्जी फैलाता हो ऐसे परागकण रखने वाले पौधे का उदाहरण पूछा है, तो सॉरी नहीं पूछा है, नहीं है, है नहीं, नहीं है, नहीं को भी पढ़ना है, नहीं पे ध्यान देना है। देखो ज्वार के परागकण बी दे रखा है बथुआ, बथुआ को बोलते हैं चीनोपोडियम, बथुआ का नाम होता है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम के परागकण, पार्थेनियम के परागकण, जो के परागकण। तो यहाँ पे ज्वार के परागकण, इससे भी पराग एलर्जी होती है, बथुआ से होती है, पार्थेनियम से होती है, जो के परागकण से नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, जो के परागकण। अगला, नारियल के पानी में किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है? ए केंद्रकीय, बी कोशिकीय, सी हेलोबियल, डी उपरोक्त सभी। तो नारियल के पानी में जो भ्रूणपोष होता है वो होता है केंद्रकीय, यानी कि अंदर केंद्रक ही केंद्रक का निर्माण होगा। तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष कहलाता है उसे कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है, अनउन्मील पुष्प वाले पौधे नहीं हैं। ए साल्विया, बी वायोला, सी ऑक्जेलिस, डी उपरोक्त सभी। उसने पूछा है नहीं है, मतलब ऐसे पुष्प जो खिलते नहीं हो, तो ऐसे जो पुष्प वाले पौधे हैं वो नहीं हैं। साल्विया, वायोला, ऑक्जेलिस उपरोक्त सभी। तो वायोला है, ऑक्जेलिस है, लेकिन साल्विया नहीं है, नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए साल्विया। अगला है, भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता कितनी होती है? भ्रूणपोष जो बनता है वो भ्रूणकोश के द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक जो जुड़ेगा, ये 2n है, ये n है। ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं होती है उन्हें बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, और नीचे की तरफ जो कोशिका होती है वो होती है अंड कोशिका। ठीक है, तो इसके साथ जब नर युग्मक जुड़ेगा तो इसी से बनेगा भ्रूणपोष, यानी कि ये हो जाएगा एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष होता है 3n, यानी कि त्रिगुणित। कैसा हो जाएगा? त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बिना निषेचन के भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बिना निषेचन के भ्रूण क्या बन रहा है? भ्रूण। भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता, ऑप्शन बी अनिषेक फलन, ऑप्शन सी असंघजनन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बिना निषेचन के भ्रूण का बनना, और भ्रूण किससे बनेगा? युग्मनज से। एन ये यदि मादा युग्मक है, और प्लस एन ये नर युग्मक है, तो इनसे बनता है युग्मनज, और युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। लेकिन इसने क्या पूछा है? बिना निषेचन। बिना निषेचन मतलब अकेले इस मादा युग्मक से क्या बनेगा? जब भ्रूण बनेगा तो उसको कहते हैं असंघजनन। क्या कहते हैं? असंघजनन। अगला क्वेश्चन, पोलिनिया या परागपिंड का सही युग्म है? जब परागपिंड यानी पराग कणों का एक समूह होता है, गुच्छा बनता है, उसे बोलते हैं परागपिंड या पोलिनिया। ऑप्शन ए दे रखा है कैलोट्रोपिस तथा आर्किड्स में, ऑप्शन बी कैलोट्रोपिस तथा चीनोपोडियम में, ऑप्शन सी आर्किड्स तथा चीनोपोडियम में, ऑप्शन डी आर्किड्स तथा पार्थेनियम में। तो देखो कैलोट्रोपिस तो है और आर्किड्स भी है, इन दोनों में क्या बनता है? परागपिंड बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही। बाकी कैलोट्रोपिस के साथ चीनोपोडियम है, तो चीनोपोडियम में नहीं बनता है। आर्किड्स के साथ चीनोपोडियम है, तो इसमें नहीं बनेगा। आर्किड्स में तो बनेगा, आर्किड्स में बनेगा, पार्थेनियम में नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन,
परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है? जब परागकण ये होता है तो इसका ये बाह्य चोल जो होता है ये किसका बना होता है? तो ये परागकण का जो बाह्य चोल है ये किसका बना होगा? ये बना होता है तो देखो ए दे रखा है पैक्टिन, नहीं। सेलुलोज, ये भी नहीं है। स्पोरोपोलिनिन, तो ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी, यदि हम किसी द्विपालित ऐसे परागकोश को जब काटते हैं तो अंदर की तरफ इस तरह की ये स्ट्रक्चर उसमें नजर आती है, ठीक है। और ये तो 1, 2, 3 और 4 ये होती है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर की तरफ जो परत होगी तो सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? ए दे रखा है टेपिटम, बी है अधिचर्म, सी है अंतःचर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है वो होती है टेपिटम। क्या होती है? टेपिटम। ऐसी ये जो परतें होंगी इसमें 4 परतें होती है, ठीक है। तो ये वाली सबसे आंतरिक परत कहलाएगी टेपिटम। अगला क्वेश्चन देखो, बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है? जब बिना निषेचन के भ्रूण बना था तो उसको तो हमने बोला असंजनन। अब हम कह रहे हैं बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है असंजनन, नहीं। ऑप्शन बी अनिषेक जनन, नहीं। ऑप्शन सी अनिषेक फलन, नहीं। ऑप्शन डी दे रखा अनिषेक विषता, ये इसका आंसर होगा। बिना निषेचन के बीज का बनना अनिषेक विषता कहलाता है। अगला देखो, स्थायी बीजांड का उत्तक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी अभ्रूणपोष, ऑप्शन सी परिभ्रूणपोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी परिभ्रूणपोष इसका सही उत्तर होगा कि स्थायी बीजांड का उत्तक क्या बनाता है? परिभ्रूणपोष बनाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला कुरंजी या स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में कितने वर्षों के बाद पुष्पन होता है? यानी इनमें जो फूल खिलते हैं ये नीले रंग के फूल होते हैं, नीला कुरंजी स्ट्रोबिलैंथस या स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसमें प्रत्येक 12 वर्ष, कितने वर्ष बाद? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पुष्पन होता है, फूल खिलते हैं। और जिन घाटियों पे ये होते हैं तो पूरी घाटियां नीले नीले रंग की नजर आती है। अगला है, चिरस्थायी या स्थायी बीजांड काय वाले बीज का उदाहरण है? ए काली मिर्च, बी चुकंदर, सी निम्फिया और डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि परिभ्रूणपोष बीज के उदाहरण पूछे हैं तो काली मिर्च है, चुकंदर है, निम्फिया है, तीनों इसमें आंसर है इसका, उपरोक्त सभी। अगला है, संतरे के बीज में बहुभ्रूणता की खोज किसने की? संतरे के बीज में बहुभ्रूणता को किसने खोजा था? ए दे रखा ल्यूवेनहॉक, बी विंकलर, सी नवास्चिन, डी चार्ल्स बोनेट। तो आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीज में बहुभ्रूणता की खोज की थी। किताबों में ऐसे ल्यूवेनहॉक भी लिखा मिलता है, ल्यूवेनहॉक। आगे देखो, पौधों में द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो द्विनिषेचन को किसने खोजा? ऑप्शन ए दे रखा है हैंस्टीन, ऑप्शन बी नवास्चिन, ऑप्शन सी चार्ल्स बोनेट, ऑप्शन डी विंकलर। तो एस जी नवास्चिन ने पौधों में द्विनिषेचन की खोज की थी।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पुष्पीय पौधों में सर्वप्रथम भ्रूण विकास का अध्ययन किसने किया? पुष्पीय पौधों में सर्वप्रथम भ्रूण विकास को किसने बताया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी विंकलर, ऑप्शन सी स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन डी हंस्टीन। तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक हैंस्टीन। हैंस्टीन ने क्या बताया? भ्रूण विकास का अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, वैज्ञानिक हैंस्टीन इसका सही उत्तर हो जा। अगला है चमगादड़ के द्वारा होने वाली परागण क्रिया है। ए हाइड्रोफिली, बी दे रखा है एनिमोफिली, सी चीरोप्टेरोफिली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़ के द्वारा होने वाली परागण क्रिया चीरोप्टेरोफिली। अगला क्वेश्चन है अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस वाले बीज का उदाहरण है। अभ्रूणपोषी बीजों के उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चना, बी दे रखा है मटर, सी है मूंगफली, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों ही क्या है? अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है। तो आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है जब पुंकेसर जायांग से पहले परिपक्व हो जाए, जायांग से पहले क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्त्री पूर्वता, ऑप्शन बी पुंपूर्वता, ऑप्शन सी बंध्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा पुंपूर्वता। सॉरी, क्या पूछा है? पुंकेसर जायांग से पहले परिपक्व हो जाए, तो पुंकेसर परिपक्व हो रहा है, तो पुंकेसर के लिए अपन बोलते हैं पुंकेसर का समूह पुमंग। अब ये पहले परिपक्व हो रहा है तो पुंपूर्वता कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पहले परिपक्व होता है उसके आधार पर नाम दिया जाता है पुंपूर्वता। पुमंग पहले परिपक्व हो रहे हैं, तो यदि स्त्री केसर पहले परिपक्व होता तो स्त्री पुंवर्ता आ जाता। अगला क्वेश्चन, युक्का, युक्का पौधे में परागण क्रिया कराने वाले कीट कौन सा है? युक्का पौधे में परागण क्रिया कराने वाला कीट कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रोनुबा सलब, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी फलमक्खी, ऑप्शन डी संबुक सलब। तो इसका सही उत्तर है प्रोनुबा सलब। इसके द्वारा युक्का पौधे में होता है परागण। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस वाले बीज का उदाहरण है। क्या है उदाहरण? ए दे रखा है गेहूं, बी दे रखा है बाजरा, सी दे रखा है मक्का, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो भ्रूणपोषी बीजों के उदाहरण गेहूं, बाजरा, मक्का, तीनों ही इसमें है। तीनों ही क्या है? भ्रूणपोषी बीज है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला, एक द्विपालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है? तो ये जो द्विपालित परागकोश है, इस द्विपालित परागकोश में जब इसको ऐसे इसकी टीएस काटते हैं तो अंदर की तरफ इसमें ऐसी 4 लघु बीजाणु धानियां बनती है। तो 4 लघु बीजाणु धानियां बनती है, तो आंसर हो जाएगा डी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक का उद्भव उसे कहते हैं नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। यानी नर युग्मक की उत्पत्ति किस संरचना से हो रही है? ए परागकण से, बी परागकोश से, सी पुंकेसर से, डी लघु बीजाणु धानी। अब जब परागकण होता है तो परागकण के अंकुरण से, ये परागकण है, अब इसका कहीं से अंकुरण होगा तो परागकण के अंकुरण से क्या होती है? पराग नली बनती है, और उसी पराग नली में इसके जनन केंद्रक से आगे चलकर 2 नर युग्मक बनते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा इसका नर युग्मकोद्भिद का मतलब परागकण। अगला है मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका। तो अंड कोशिका कहां से उत्पन्न हो रही है या किस संरचना से बन रही है? वो बनती है, तो देखो अंडाशय, अंडाशय में बीजांड, बीजांड में होगा भ्रूणकोश, भ्रूणकोश में
नीचे की तरफ यानी बीजांड द्वार की तरफ अंड कोशिका होती है और इसी अंड कोशिका को हम बोलते हैं मादा युग्मक, जो किसमें बनती है? भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में बनती है। तो मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है भ्रूण कोश। ठीक है। अगला, विकासशील पराग कणों को पोषण देने का काम करती है। ए एपिडर्मिस, बी एंडोथीसियम, सी टैपिटम, डी उपरोक्त सभी। तो विकासशील पराग कणों को पोषण देने का काम करती है एपिडर्मिस। देखो अगर हम बात करें, ऐसी ये 4 भित्ति परतें होती है। ठीक है। और फिर ये दूसरी वाली, और फिर ये इसके ऊपर ये तीसरी वाली। सबसे बाहर की तरफ होती है वो एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीसियम, फिर आती है उसके नीचे मध्य परत और सबसे अंत में आती है टैपिटम। तो टैपिटम ही क्या करती है? विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है। ए नारियल, बी अरंडी, सी सूरजमुखी। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, वहां पर भी तीनों के तीनों क्या थे? भ्रूणपोषी बीज थे। ये भी तीनों क्या है? भ्रूणपोषी बीज है। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, नहीं। पंचानन माहेश्वरी, हाँ यही है। नॉर्मन मेयर, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचानन माहेश्वरी। अगला देखो, एक पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, इधर एक पुष्प है, इधर एक पुष्प है। तो ये पूछ रहा है एक पौधे के परागकण, यहां से परागकण गए और उसी जाति के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का मतलब एक ही पुष्प से होता है, एक ही पुष्प, एक ही पुष्प में जब परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर गिरे तो स्वयुग्मन। सजात पुष्पी परागण, इसका क्या मतलब है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प पे गिरे, लेकिन सजात का मतलब एक ही पौधा, एक ही पौधे के अंदर ऐसा होना चाहिए। और सीधे रखा है पर निषेचन, तो पर निषेचन का मतलब है एक पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरे, तो ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर निषेचन। तो आंसर हो जाएगा सी, पर निषेचन इसका सही उत्तर होगा। अगला देखो, परागकण को द्रव नाइट्रोजन में कितने ताप पर सुरक्षित रखा जाता है? कितने ताप पर सुरक्षित रखा जाता है? ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -196 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -10 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव नाइट्रोजन में लिक्विड N2 पर इनको रखा जाता है। तो ये कहलाता है, इसका जो ताप है वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे बोलते हैं निम्न ताप संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। आगे देखो, निम्न में से किसमें वायु परागण हेतु पंख नुमा वर्तिकाग्र पाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सरसों। तो गेहूं के अंदर पंख नुमा वर्तिकाग्र होती है ना? तो वर्तिकाग्र कैसी होगी? पंख नुमा। अगला क्वेश्चन है, पेपेवर में जायांग कैसे होते हैं? पेपेवर सोमनिफेरम जो अफीम का पौधा होता है उसमें जायांग पूछे गए हैं। जायांग कैसे होते हैं? ए दे रखा है संयुक्त अंडपी, बी वियुक्त अंडपी, सी मुक्तांडपी और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पेपेवर सोमनिफेरम या पोपी भी कहते हैं इसको, तो उसमें जायांग कैसे होते हैं? संयुक्त अंडपी, यानी कि जुड़े हुए जायांग
होते हैं। अगला है माइचेलिया। माइचेलिया का मतलब है चंपा। माइचेलिया में जायांग कैसे होते हैं? ऑप्शन ए वियुक्तंडपी, ऑप्शन बी संयुक्तंडपी, ऑप्शन सी युक्तांडपी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी का मतलब होता है अलग अलग होते हैं। जायांग बहुत सारे होंगे लेकिन वो अलग अलग होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, तो ये हो जाएंगे वियुक्तांडपी। अगला है हाइड्रिला तथा वेलिसनेरिया में कौन सा परागण होता है? परागण का प्रकार पूछा है। ए वायु परागण, बी जल परागण, सी पक्षी परागण और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया जलीय पादप है और इनमें होता है जल परागण। अगला है साल्विया पुष्प में कौन सा परागण होता है? ए चमगादड़ परागण, बी जंतु परागण, सी कीट परागण, डी इनमें से कोई नहीं। तो साल्विया पुष्प में कौन सा परागण होता है? इसमें होता है कीट परागण। और ये फेमस एग्जांपल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो एग्जाम में आता भी है, ध्यान रखना इसको। साल्विया में कीट परागण। आभासी फल है ए सेब, बी कटहल, सी अखरोट, डी उपरोक्त सभी। ये चारों, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों ही आभासी फल है। जब फल का विकास अंडाशय के साथ अन्य सहायक भागों से भी होता हो तो उसी को कहते हैं आभासी फल, या असत्य फल, या मिथ्या फल, या कूट फल। अगला है पराग कण की किस कोशिका के विभाजन से दो नरयुग्मक बनते हैं? तो पराग कण के अंदर जब इसकी परिपक्वन वाली अवस्था होगी, अंकुरण होएगा, तो इसमें दो कोशिका बनती है, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। छोटी वाली तर्को आकार की होती है, इसे कहते हैं जनन कोशिका। इसी जनन कोशिका से दो नरयुग्मक बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा जनन कोशिका। अगला है 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की कौन सी संरचना की विशेषता है? ए दे रखा है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, बी भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक, सी परागकोश यानी एंथर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, जो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। इसी बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, जिसमें ऊपर की तरफ 3 कोशिका होती है, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। बीच में कोशिका होती है, इसे कहते हैं द्वितीय केंद्रक या केंद्र की कोशिका। और नीचे की तरफ होती है अंड कोशिका। नीचे की तरफ क्या होती है? अंड कोशिका। और साथ में होती है 2 सहायक कोशिका। तो यह है भ्रूण कोश, इसी को बोलते हैं 7 कोशिकीय। ऊपर की तरफ 3 कोशिका, नीचे की तरफ भी 3 कोशिका, बीच में हो जाएगी 1 कोशिका। अब बीच वाली कोशिका में जो केंद्रक है, वो केंद्रक यहां पर 2 है। कितने हैं? 2। ऊपर 3 केंद्रक और इधर 3 केंद्रक। तो केंद्रक तो हो गए 8। केंद्रक तो कितने हो गए? 8। और कोशिका कितनी हो गई? 7। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना, इसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे इसको? भ्रूण कोश। अगला क्वेश्चन, वायु परागण हेतु परागकण होते हैं। वायु परागण हेतु परागकण, परागकण की विशेषता पूछिए कि परागकण कैसे होते हैं। ऑप्शन ए हल्के तथा चिपचिपे, बी भारी तथा चिपचिपे, सी हल्के तथा शुष्क, डी भारी तथा शुष्क। अब देखो वायु परागण के लिए जो परागकण होते हैं वो हल्के तथा शुष्क होते हैं, ताकि ये उड़कर आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। तो हो जाएगा आंसर क्या इसका? हल्के तथा शुष्क। अगला अनिषेक फलन या निषेक फल का उदाहरण है। ए आम नहीं, बी अमरूद नहीं, सी केला। तो अनिषेक फल का उदाहरण है केला। अगला परागकण की अंतःचोल किसकी बनी होती है? ए पेक्टोसेलुलोज, बी लिपोप्रोटीन, सी स्पोरोपोलिन, डी उपरोक्त सभी। तो परागकण की जो अंतःचोल होती है, ये परागकण की बाह्य चोल जो होती है वो तो स्पोरोपोलिन, लेकिन अंतःचोल पूछा उसने, तो अंतःचोल जो बनी होती है वो होती है पेक्टोसेलुलोज, जो पेक्टिन तथा सेलुलोज से बनकर
बनती है, मिलकर बनती है, ठीक है। अगला, पुष्प के अनिवार्य चक्र कौन से हैं? पुष्प के अनिवार्य चक्र, दल तथा बाह्य दल, बी पुमंग तथा जायांग, सी दल तथा पुमंग, डी बाह्य दल तथा जायांग। तो देखो, ये है पुष्प की स्त्री केसर यानी कि अंडप। इसके अंदर होता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, जो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। इसके साइड में निकले होते हैं पुंकेसर, और ये हो जाए इसकी पंखुड़ियां। ठीक है, ये हो गया इसके बाह्य दल। तो पुष्प के अनिवार्य चक्र कौन से हैं? तो पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों इसके होते हैं अनिवार्य चक्र। और बाकी जो दलपुंज है और बाह्य दल है, यानी दल और बाह्य दल है, ये होता है इसके सहायक चक्र। तो अनिवार्य चक्र पूछा है तो पुमंग और जयांग, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? अनिवार्य चक्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणु किस झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो लघु बीजाणु, जो लघु बीजाणु चतुष्क में जुड़े होते हैं वो होते हैं केलोज झिल्ली। कौन सी झिल्ली के द्वारा? केलोज झिल्ली, केलोज झिल्ली आंसर हो जाएगा इसका केलोज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पुष्पों की कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी मेरिकल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए दे रखा है पोमोलॉजी, नहीं। बी दे रखा है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोला जाता है। और कार्पोलॉजी, पोमोलॉजी को ही कहते हैं। अर्थात फलों का अध्ययन तो कार्पोलॉजी और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी पुष्पीय पादप के भ्रूणपोष की कोशिका में 30 गुणसूत्र है तो उसकी प्रत्येक पादप कोशिका में 2n गुणसूत्र कितने होंगे? क्योंकि भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष ये होता है 3n, तो 3n होता है। अब 3n बराबर यहाँ पे दे रखा है 30, तो n बराबर हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। तो 2n बराबर हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20। तो प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 20। अगला देखो, सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार का टेपिटम होता है? टेपिटम होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है अमीबीय, अमीबीय टेपेटम जो होता है वो टाइफा में होता है, टाइफा, टाइफा पौधे में होता है, टाइफा। दूसरा होता है स्त्रावी, या इसी को कहते हैं ग्रंथिल। ये जो टेपेटम होता है वो सामान्यतः अधिकांश द्विबीजपत्री में होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्रंथिल, इसी को कहते हैं स्त्रावी टेपेटम। और अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों का बीजपत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्कूटेलम, ऑप्शन बी एलिरोन परत, ऑप्शन सी डाइकोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक बीजपत्री पौधों का बीजपत्र कहलाता है स्कूटेलम। क्या कहलाता है? स्कूटेलम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों के किस कुल में बहुभ्रूणता पाई जाती है? पोएसी नहीं, रोजेसी नहीं, मालवेसी नहीं, सिट्रस कुल, सिट्रस कुल जैसे संतरा, नींबू, इनके अंदर ये होता है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो राजस्थान बोर्ड के जो विद्यार्थी है उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है
इसे आप प्रैक्टिस करो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जो इससे है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।